नमस्कार साथियों, मैं मनीष पुयाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो तैयारियां चल रही होंगी वो शानदार जबरदस्त जिंदाबाद चल रही होंगी। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया अध्याय। कौन सा है भैया वो नया अध्याय? वो नया अध्याय है राजनीति विज्ञान का अध्याय 7 संघवाद, और आज उसका लेक्चर नंबर 1 है। बिल्कुल जैसे आप लोगों की दोस्ती होती है ना, उस दोस्ती की तरह ही ये वाला चैप्टर है। और आइए जानते हैं कि चैप्टर में हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। सर ये चैप्टर कौन सा खेत की मूली है, और आपको पता है जब तक अपन किसी भी खेत की मूली को रहने नहीं देंगे, सारी खेत की मूलियों को दूर कर देंगे, सारी समस्याओं को दूर कर देंगे, चिंता ही ना करो। तो आज हम लोग बात करेंगे परिचय की, इंट्रोडक्शन। फिर आपकी किताब में हेडिंग है कि संघवाद क्या है, भारतीय संविधान में संघवाद, सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद, भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव और विशिष्ट प्रावधान। अब आप बोलोगे बस इतना सा सर, इतू सही पढ़ना है सर, इतू सही, पक्का इतू सही ना सर, इससे ज्यादा नहीं? नहीं नहीं नहीं, बहुत कुछ पढ़ना है। हम बिल्कुल गहराई में जाएंगे। और इसके अलावा यहां तो मैं बहुत कम टॉपिक लिखता हूं, जिससे क्या आप लोग डरो नहीं तो अरे इतने टॉपिक पढ़ेंगे सर, नहीं। यहां पे हम लोग गवर्नर की भी बात करेंगे। आपने राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ा था ना, वैसे गवर्नर जी के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अपन बात करेंगे वेस्ट इंडीज के संघवाद की, हम बात करेंगे नाइजीरिया के संघवाद की। हम बहुत कुछ इस चैप्टर में जानने वाले हैं और जानेंगे कि ये जो संघवाद है ये तो है क्या, और क्या भारत उस संघवाद को अपनाता है जो भारत में की किताबें पढ़ाया जा रहा है। सब पर चर्चा करेंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी। आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे भैया परिचय या इंट्रोडक्शन। सबसे पहली बात तो कुछ दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आए थे, तो कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा था तो बच्चे सर मनीष सर कहाँ गायब हो गए, मनीष सर कहाँ गायब हो गए। गायब का मतलब क्या होता है यार? मैं यही हूँ। अभी मौसम बदला है, तबीयत ठीक नहीं थी, काफ़ी दिनों से ही ठीक नहीं थी। पहले बीच में रिकॉर्ड्स करे आप लोगों के लिए, पर तबीयत ठीक नहीं थी और फिर और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर मुझे आदेश आया कि आप कुछ दिनों के लिए रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल ही रोक दीजिए, रेस्ट करिए सर। तो फिर मैं रेस्ट करने चला गया था और आप लोगों को लगा कि मनीष सर गायब हो गया। ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। चलिए अपन आते हैं अपने टॉपिक पे, बात करते हैं संघवाद क्या है। मनीष सर का तो चलता रहेगा, ओके। उनको तो सुन सुन के और देख देख के हम लोग पक चुके हैं, बोर से हो गए है ना। चलिए संघवाद क्या होता है आज देखिए। सबसे पहले जो बात मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा जो नींव है ना बच्चों, नींव, ये नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव का मतलब होता है फाउंडेशन, जो आपका आधार है ना वो आपके आधार मजबूत होने चाहिए। अगर आपके आधार मजबूत है ना तो आप बड़ी से बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। मतलब अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप बड़े से बड़े के टॉपिक को चुटकियों में क्लियर कर लेंगे। इसलिए जरूरी क्या है कि आप बिल्कुल बेसिक को रट जाए, उसको पी जाए। और अपन क्या है, अपन तैयारी कर रहे हैं कलेक्टर वाली। अपन को कलेक्टर बनना है। अपना सपना 11वीं पास करना, 12वीं पास करना नहीं है, ये तो दुनिया कर रही है। अपन का तो सपना है कलेक्टर बनने का। और जब हम बात करते हैं कलेक्टर बनने की तो C फॉर कलेक्टर होता है और C फॉर कॉन्सेप्ट वाली पढ़ाई होनी चाहिए हमारी, जहां आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब ये जो संघवाद वाला शब्द है ना, मैं अगर चाहूं ना तो मैं आपको ना समझाऊं, क्योंकि ये सब कुछ आप 10th में पढ़ करके आए हो। पर मुझे पता है कि सर हमने 10th में पढ़ा, ठीक है, अब 10th में जो पढ़ा उसको छोड़िए सर, और बिल्कुल आप जीरो से हमें पढ़ाइए। इस बार हम आपसे वादा कर रहे हैं कि आप जो पढ़ाएंगे हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, हम सब कुछ याद रखें। इसलिए आज मैं बिल्कुल आपको जो एक बार हमने 10th में पढ़ा था ना, वो वाला मैं एक बार आज आपको समझाऊंगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चरों में भी यही बात कही थी कि देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग बड़ी क्लासों में जाते जाते ना, कुछ ही नहीं होता, शब्द वही है, टॉपिक वही है, पढ़ना सब कुछ वही है, बट एक्चुअल में क्या है कि अब हम लोग और भी गहराई में और भी विस्तार से विस्तृत में हम लोग जाते हैं। तो आज हम लोग संघवाद की चर्चा करते हैं कि ये संघवाद है क्या। और संघवाद को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात इंग्लिश में वर्ड बता देता हूं, जिसे हम लोग कहते हैं फेडरलिज्म। क्या कहते हैं? फेडरलिज्म। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फेडरलिज्म। एक्चुअल में फेडरलिज्म होता क्या? फेडरलिज्म में ये बात कही जाती है, संघवाद में ये बात कही जाती है कि एक ऐसा देश जहां पर शक्तियों का क्या होगा? विभाजन होगा। शक्तियों का विभाजन। जब शक्तियों का विभाजन हो जाता है तो उस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। अब ये शक्तियों का विभाजन क्या है, उस चीज को हम लोगों को बिल्कुल क्लियर करना होगा, हमें उसको एक्सप्लेन हम लोगों को करना होगा। ओके, तो शक्तियों का विभाजन क्या है? शक्तियों का विभाजन हम लोगों को समझना होगा। अब ये शक्तियों का विभाजन कैसे होगा? कौन सी पावर की बात हो रही है सर? शक्तियां कौन सी बात हो रही है? अरे 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 बुद्धू, अरे बुद्धू, अगर मैं नहीं पढ़ाता तो भी मैं ना सोच लेता कि भाई
टीचर ने नहीं पढ़ाया पर मैंने पढ़ा है। कौन सी शक्तियों की बात हो रही है? यहां पर बात होती है पॉलिटिकल पावर की, राजनीतिक शक्तियों की। और जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल पावर की, राजनीतिक शक्तियों की, तो राजनीतिक शक्तियों का मतलब है कि देश में क्या होगा क्या नहीं होगा इसका निर्णय लेने वाली ताकत, देश में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए इसका डिसीजन लेने वाली पावर। ठीक है कि भाई आज कोई भी डिसीजन मोदी जी क्यों लेते हैं, हम क्यों नहीं लेते भैया? आज कोई भी डिसीजन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी क्यों लेती है, हम क्यों नहीं लेते भैया? ये डिसीजन लेने वाली बात क्यों? ये जो डिसीजन लेने वाली पावर है, कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की जज और चीफ जस्टिस की सुनाते हम क्यों नहीं सुना सकते भैया? मार दो इसको दो चाटे, मैंने सुना है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जो ये पावर जो है, पॉलिटिकल जो पावर हम कहते हैं, जो राजनीतिक शक्ति, और शक्तियां कौन सी? निर्णय लेने वाली। और निर्णय किसके लिए लेना है? देश के लिए लेना, राष्ट्र के लिए लेना। तो इन शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। अगर ये शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में या एक जने के पास रहेगी तो ये शक्तियां क्या है कि समाज का, देश को तोड़ने का काम कर सकती है। परंतु जब हम इन शक्तियों को अलग अलग लोगों के पास, अलग अलग संस्थाओं के पास, अलग अलग समूह के पास जब बांट देते हैं ना, तो बिल्कुल भी देश में कोई भी टूटने के चांसेस नहीं होते और देश की अखंडता और देश की एकता सदैव बनी रहती है। इसलिए जब शक्तियों का विभाजन करा जाता है तो उस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। इस शक्तियों का विभाजन अलग अलग प्रकार से करा जा सकता है। कैसे कैसे करा जा सकता है? देखिए, ये शक्तियों का विभाजन हम लोग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच में भी कर सकते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? शासन के विभिन्न अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? शासन के विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसको शासन का विभिन्न अंग। इसके अलावा हम लोग जब बात करते हैं सरकार के स्तर, ठीक है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, जब विभिन्न स्तरों में या सरकार के जो अलग अलग स्तर है उसमें, अब सरकार के अलग अलग स्तर कौन कौन से हो सकते हैं? एक होती है भैया केंद्र सरकार, जो पूरे देश के लिए होगी, और एक होगी राज्य सरकार, जो विशेषतः राज्यों के लिए होगी। तो अब सवाल यह आता है कि सर आपने कहा शक्तियों का विभाजन, और शक्तियों के विभाजन में मैंने क्या बात की? पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्तियां। ये राजनीतिक शक्तियां एक्चुअल में सब कुछ इन्हीं के पास है। सब कुछ कहां है? केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के पास है। और जब केंद्र सरकार क्या करेगी यह बता दिया जाए, राज्य सरकार क्या करेगी यह बता दिया जाए, केंद्र सरकार को अपनी शक्तियां दे दी जाए, राज्य सरकार को अपनी शक्तियां दे दी जाए, जब इन दोनों को अपनी शक्तियां बांट दी जाती हैं, दोनों आजाद होकर के अपना अपना काम करते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठोकर के कहिए कि उसी को हम लोग संघवाद कहते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है और दोनों सरकारें स्वतंत्र होकर के अपना कार्य करती है, उस व्यवस्था को, उस सिस्टम को हम लोग संघवाद कहते हैं। उस सिस्टम को फेडरल सिस्टम कहा जाता है। बिल्कुल आसान सी परिभाषा। केंद्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं, राज्य के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों के बीच में जब शक्तियों का विभाजन हो जाता है तभी हम उसको क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। तो बात को याद रखिएगा, हर एक एक शब्द को पकड़ते हुए चलिए, शब्दों को छोड़ना नहीं है विद्यार्थियों, शब्दों को पकड़ना। वाद मैं क्या कहता हूं? जहां जहां लग जाए वाद, वो दर्शाता है किसको? विचारधारा को। किसको दर्शाता है? विचारधारा को, आइडियोलॉजी को दर्शाता है। और संघ का मतलब क्या है? संघ मतलब यूनियन। क्या कह सकते हैं हम लोग? यूनियन। हमने 10th में पढ़ा था ना, संघ सूची, राज्य सूची। तो संघ मतलब यूनियन। तो यूनियन के बेसिस पे, अब यूनियन देखिए, अब यूनियन बनाना, अब आप एक मान लीजिए आप एक संगठन बनाते हैं, ओके। अब एक संगठन मैंने बनाया, जैसे मान लीजिए मैंने 100 लोगों का एक संगठन बनाया। अब 100 लोग हैं, 1000 लोग मान लीजिए, एक यूनियन मैंने बना ली, उसमें सारे की सारी पावर मेरे ही पास है, हर पावर मैंने ले रखी है। तो कल को लोग लड़ेंगे, नहीं यार ये मनीष पावर क्यों लेते हैं? मैं मरने से पहले कह रहा हूं, मेरा बेटे के पास सारी की सारी पावर होगी। यार पहले मनीष ने राज करा, आज उसका बेटा राज करा, मजे, ये तो गलत बात है। मैंने ही अपनी क्या है, सारी की सारी पावर से रखी, तो क्या होगा? वो यूनियन टूटना शुरू हो जाएगा, अलग हो जाएंगे वो सब। यार ये तो मनीष अपनी अपनी चलाता है यार, छोड़ो इसको, अपनी तो सुनता ही नहीं, अपनी तो मानता नहीं। फिर काहे का यूनियन, काहे का संगठन? संगठन का मतलब तो क्या है कि हम सब एक है। तो मनीष जो बात बोल रहा है उसमें मैं भी एग्री होना चाहिए, और मेरी बात पे मनीष भी एग्री होना चाहिए। सबकी सुननी चाहिए, सबको थोड़ी थोड़ी पावर मिलनी चाहिए, तभी तो वो संगठन बना रहेगा। वे संगठन में सबको साथ लेकर के चलना होता है। तो यहां पर भी तो यही करना है कि हमें पावर एक को नहीं देनी, एक को दिया तो ये जो संघ, ये जो देश है वो टूट जाएगा। इसलिए क्या करना है? पावर को बांट देना है।
उस राज्य को भी अपनी पावर दे दी, उस राज्य को भी अपनी पावर दे दी, उस राज्य को भी अपनी पावर दे दी, और इन सबको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करने के लिए, इन सबको तालमेल बनाने के लिए एक के पास पावर सौंपी गई, वो है केंद्र। इससे ये यूनियन जो है, ये हमारा जो संगठन है, जो देश का संगठन है, ये बना रहेगा बच्चों। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, संघवाद कहा जाता है। संघ की विचारधारा पे, यूनियन की विचारधारा पे बना हुआ है, मतलब हम सबको एक रह करके चलना है, हम सबको संगठित होकर के चलना है, इस विचारधारा पे स्थापित हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संघवाद कहा जाता है। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें होंगी, और जहां पे दोनों के पास अपने पास समान अधिकार होंगे, समान अधिकारों के हिसाब से काम करेंगे। अब सवाल, बड़ा सवाल, ठीक है, पूछता है भारत कि केंद्र और राज्य सरकारों की स्थापना हुई तो हुई कैसे? ये दो प्रकारों से होती है, आपने क्लास 10th में पढ़ा था। दो प्रकार कैसे होते हैं सर? देखिए, एक होता है साथ आकर संघ। क्या लिखता हूं मैं? साथ आकर संघ, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दूसरा मैंने लिखा है साथ लेकर संघ, साथ लेकर संघ। देखो, मैं हमेशा क्या कहता हूं कि शब्दों में संसार समाया हुआ है, आप शब्दों को समझिए। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? आकर और लेकर, आ और ले का ही अंतर है ना, सब कुछ वही, साथ आकर संघ, साथ लेकर संघ। संघ तो दोनों जगह, डिफरेंस क्या है? देखिए, अब साथ आकर संघ, जैसा कि फॉर एग्जांपल देखिए, अब है ना, अब आपको मैच खेलना है, 25 जने खड़े हो गए। अब 25 जने हो गए, अब आपने क्या करा, पहले 10 जनों से बात करके, तू मेरी तरफ आजा, तू मेरी तरफ आजा, तू मेरी तरफ आजा, तू मेरी तरफ आजा। अपन सब एक टीम में, अपन सबने क्या कर ली, एक टीम बना ली। ऐसे क्या कर लिया, उन दोनों बाकियों ने भी टीम बना ली, साथ आकर। ऐसे ही आप क्या है, जब स्कूल में छोटे हुआ करते थे, स्कूल जाया करते थे, तू मेरे ग्रुप में, तू मेरे ग्रुप में, अपन दोनों दोस्त दोस्त साथ में लंच खाएंगे, साथ में खेलेंगे, देख तो मेरा होमवर्क इनकम्प्लीट हुआ तो तू मुझे कॉपी देगा, मैं तुझे दूंगा, है ना, ऐसा सिस्टम चला करता था। साथ आकर संघ यही कहता है बच्चों कि अलग अलग छोटे छोटे राज्य हों, अलग अलग छोटे छोटे देश हों, वो सब साथ आ जाएंगे और साथ आकर के क्या कर लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, एक संघ बना लेंगे, एक यूनियन बना लेंगे। संघ मैंने क्या कहा, यूनियन है, और यूनियन मतलब संगठन है बच्चों, ठीक है। तो साथ आकर अलग अलग, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, सबको साथ लेकर के हमने, सबको साथ आकर के हमने क्या कर लिया, संघ बना लिया। ये सब पहले एक नहीं थे, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और सबने बोला अच्छा वो मिलकर के एक ग्रुप बना लेते हैं, मिलकर के सब हम लोग क्या है, एक हो जाते हैं। हम सब जो अलग अलग हैं वो हम एक हो जाए, साथ आकर आए हैं। अब साथ आकर के जब ये जुड़ने की बात कर रहा है तो पूछेगा भैया मैं तुमसे जुड़ूंगा, हमें क्या फायदा है? तो ये बड़ी यूनिट बोलेगी कि भैया देखो, तू, तेरे पास तेरे सारे अधिकार हैं, जैसा तू आज तक करता था वैसा का वैसा ही कर, बस तू अपने ग्रुप में, ठीक है। अपन का ग्रुप नहीं टूटना चाहिए, हम तुझे सारी सुविधाएं देंगे, तू जैसा चलाता था वैसा चला और वैसे ही रहे, पर बस हमारे साथ जुड़ करके रहे। इससे फायदा तुझे ये था कि तू इतू सा था, कोई भी तुझे मार जाता, अटैक कर जाता, पर अब आज अपन सब एक हो गए। हाथ लगा के दिखाए कोई छोटे भाई को, तोड़ देंगे अपन। वही बात यहां पर हुई है। जैसे कि उदाहरण लीजिए अमेरिका का, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 50 राज्य हैं बच्चों, कितने? 50 राज्य। ये 50 राज्य पहले अलग अलग थे, अलग 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 अलग, सब आकर के एक हो गए और क्या बन गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया। सब अलग अलग थे, अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया। अब यहां पर क्या है कि जैसे अगर वहां का एक राज्य है टेक्सास, टेक्सास का खुद का संविधान है, टेक्सास खुद के हिसाब से सरकार चलाता है, टेक्सास के खुद के नियम कानून कायदे हैं, सब कुछ अपने हैं, सब कुछ अपना है, पर बस वो अमेरिका की इस बड़ी इकाई के साथ जुड़ा हुआ है, इस बड़ी इकाई के साथ जुड़ा। क्यों? क्योंकि कल को कोई इस एक छोटी इकाई पर कोई अटैक ना करते। ऐसे वो अलग अलग राज्य, उस सारे इन 50 राज्यों ने मिलकर एक बड़ा देश, एक बड़ी यूनियन बना ली, साथ आकर संघ। अब जब मैंने किसी को बुलाया, तू मेरे पास आजा, तू मेरे पास आजा, जब सबको साथ लेकर के मैं चल रहा हूं, सबको साथ आ रहा है, तो कभी वो अलग भी हो सकता है। तो यहां पर अमेरिका को अलग होने, अमेरिका में कोई राज्य उस देश से अलग भी हो सकता है, पर शायद अब ये सिस्टम हटा दिया गया है। ओके, पहले तो था कि आप अलग हो सकते हो। तो जहां पर साथ आकर संघ होता है वहां पर हर राज्यों का अपना अलग संविधान होता है, देश का अलग संविधान होता है। आपको वहां पर राज्यों की नागरिकता अलग लेनी होती है कि जैसे कि मैं टेक्सास का सिटीजन हूं, और फिर दूसरी तरफ एक नागरिकता यह भी लेनी होती है कि आई एम द सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दो सिटीजनशिप आपको लेनी होती है। ओके, ये साथ आकर संघ है। अब साथ लेकर संघ क्या है? साथ लेकर संघ का मुझे सबसे बढ़िया उदाहरण लगता है फैमिली, परिवार। अब परिवार में क्या होता है
कि हमने परिवार ऐसा नहीं बनाया पड़ोसी तू भी आजा तू भी मेरा परिवार, पड़ोसी तू भी आजा तू भी मेरा परिवार, ऐसा तो नहीं बना। परिवार तो इकाई है, वो तो बनी हुई है, ऑटोमेटिकली बनी हुई है कि भाई आज हम लोग 4 भाई 2 भाभी 3 घर में बच्चे हैं, माता पिता है, हम 10-11 जने जो भी हैं, हमारा ये पूरा परिवार है। अब हो सकता है मेरे विचार अलग हों, भैया के अलग हों, मेरे भतीजे के अलग हों, मेरे माता पिता के अलग हों, अलग अलग विचार हो सकते हैं, परंतु हमारे पिताजी कि भाई नहीं, सबको साथ लेकर के चलना है। 2 भाइयों में लड़ाई हो जाएगी, बिठा करके समझाएंगे कि ऐसा करो, साथ लेकर के चलने का काम करा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहां पे क्या होता है कि ऑलरेडी एक बड़ा इकाई होता है, एक बड़ा इकाई होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक परिवार है, उसमें 2 भाई है। अब दोनों भाई लड़ते हैं कि नहीं नहीं मेरा कमरा ऐसा है, ठीक है, दोनों की वाइफ है वो लड़ती हैं, बच्चे लड़ते हैं, तो क्या करा पिताजी ने, क्या बोला, ये एक ऊपर की जो बिल्डिंग है वो तेरी, नीचे की बिल्डिंग तेरी, बात खत्म। क्या कर दिया, पर मकान वो एक ही है पर अब उसको 2 भागों में बांट दिया, ऊपर का तेरा, इसका, लड़ाई खत्म कर दी। घर तो वो एक ही है, परिवार तो वो अभी भी एक ही। उसी प्रकार से यहां पर साथ लेकर संघ में क्या होता है कि राष्ट्र एक ही रहेगा, पर राष्ट्र को आसानी से चलाने के लिए प्रशासनिक गतिविधियां आराम से हो, इसलिए क्या कर दिया जाता है, उसको राज्यों में बांट दिया जाता है। किसमें बांट दिया जाता है, राज्यों में बांट दिया जाता है। क्लियर, जैसे कि भारत में, भारत आज का थोड़ी, जब ये यूरोपियों को ई बोलना नहीं आ रहा था, हमने तो बहुत कुछ ग्रंथ लिख डाले, भारत तो बहुत पुराने, पर भारत में आसानी से प्रशासनिक गतिविधि हम लोग कर सके, इसलिए हमने इसको क्या करा, राज्यों में बांटा। और आज के मौजूदा दौर में कितने राज्य हैं बच्चों, 28 राज्य। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, या जिन्हें हम कहते हैं यूटी, यूनियन टेरिटरीज हैं। इन सब पर आगे चर्चा करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज क्या होती है। अब यहां पर अलग अलग राज्यों को बुला करके देश बनाया गया है। अब यहां पर भी एक केंद्र सरकार बनेगी जो पूरे देश के लिए होगी, और राज्यों में अपनी अलग अलग सरकारें बनेगी, दोनों के पास अपनी अपनी बराबर पावर बांट दी गई है, यह भी संघवाद है। और यहां पर देश ऑटोमेटिकली एक था, परंतु राज्य अब अलग अलग बनाए गए हैं। अब यहां पर भी केंद्र सरकार बनेगी और राज्य, और उन दोनों के बीच में भी पावर बांट दिया जाएगा। ये भी संघवाद है, वो भी संघवाद है। अगर पर कोई पूछे कि एक्चुअल में सच वाला संघवाद कौन सा है, तो फिर वो अमेरिका वाला है, कि संघवाद में यही होता है कि राज्यों को बहुत ज़्यादा छूट होती है। मतलब आप, मैं ये कह सकता हूँ कि जो 7 आकर वाला संघ होता है ना, वहाँ पर राज्य सरकारें थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत, पावरफुल होती है। वो कभी भी अलग हो सकती है, उनका खुद का संविधान है, खुद की कानून व्यवस्था, सब अपने हिसाब से चला रहे हैं। ठीक है, राज्य थोड़े से ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर क्या है कि केंद्र है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत होगा, साथ लेकर संघ। जैसे कि आज आप, जैसे 2 भाइयों के बीच में लड़े, तो भाइयों की लड़ाई में दोनों को एक एक चाटा मारेंगे, पिताजी मार सकते हैं, तो पिताजी ताकतवर है, मजबूत है बच्चों की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य थोड़े से कमजोर देखने को मिलेंगे, केंद्र थोड़े से पावरफुल आपको देखने को मिलेंगे, पर दोनों को हम लोग संघवाद की नीति में ही रखते हैं, दोनों संघवाद ही है से फेडरलिज्म। बस संघवाद का बेसिक सा जो उदाहरण आपको रखना है वो इतना सा ही रखना है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जब बराबर शक्तियों का विभाजन करा गया हो और दोनों स्वतंत्र रूप से होकर के अपना कार्य करती हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उसी को हम लोग संघवाद कहते हैं। चलिए तो अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। संघीय शासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। डेफिनेशन देखी से लग रही है, बिल्कुल क्लास 10th वाली डेफिनेशन है ये। ओके, तो संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता का मतलब क्या होता है, जो सुप्रीम ऑथोरिटी है, जो सुप्रीम पावर है, जो मेन पावर है बच्चों। सुप्रीम पावर का मतलब यहां पर क्या हो गया, और पावर कौन सी, डिसीजन से लेने वाली कि देश में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो सर्वोच्च सत्ता है, जो पावर है, वो किस किस के बीच में बट गई, केंद्रीय प्राधिकार। प्राधिकार का मतलब क्या, ऑथोरिटी, सेंट्रल ऑथोरिटी, जो सेंटर, जो केंद्र में बैठा है, जो केंद्रीय प्राधिकार, जो केंद्रीय ऑथोरिटी, सेंट्रल ऑथोरिटी। और सेंट्रल ऑथोरिटी का मतलब क्या होगा, केंद्र सरकार, और उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयां। केंद्रीय प्राधिकार मतलब जो देश है वो, और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयां। आनुषंगिक इकाइयों का मतलब है कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स, जो उसकी यूनिट्स है, जो उसकी इकाई है, उसको भाई इकाई से मिल करके ही तो सब कुछ बना है, राज्यों से मिलकर के ही राष्ट्र बना है। ठीक है, तो उनसे मिलकर के ही जब बना है, तो जो उसकी आनुषंगिक इकाइयां हैं, इनके बीच में क्या कर देती जाती है, बांट दी जाती है। सीधे शब्दों में लिख सकता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये आनुषंगिक इकाइयां क्या है, राज्य सरकार है। इन राज्य सरकारों के बीच में क्या होता है, ये जो सर्वोच्च सत्ता होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। संघीय व्यवस्था शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है, शक्तियों के विभाजन पे।
किस पे? शक्तियों के विभाजन। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। क्या कहा जाएगा? डिवीजन ऑफ पावर। शक्तियों का विभाजन हो रहा है। यहाँ पे पावर जो है उसको डिवाइड कर दिया गया है। किस किस के बीच में? केंद्र के बीच में, राज्यों के बीच में। और जैसे यहां पे तराजू आपको बराबर देखने को मिल रहा है, केंद्र के पास अपनी ताकतें हैं और राज्य के पास अपनी ताकतें हैं, और दोनों बिल्कुल स्वतंत्र होकर के अपने रूप में काम करेगी। वही क्या कहलाएगा? संघवाद कहलाएगा। जो कि केंद्र और राज्यों को अपने अपने क्षेत्र में, ठीक है, अपने अपने क्षेत्र में। ये क्षेत्र का मतलब क्या है? क्षेत्र का मतलब क्या है कि सर अपने अपने एरिया में। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और अपने एरिया का मतलब क्या है? अपने एरिया का मतलब है जो पावर संविधान ने, जिन मुद्दों पर कानून बनाने की पावर केंद्र सरकार को दी है, उन मुद्दों पर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही बना सकती है। जिन मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारों को दिया है, उस पर राज्य सरकार नहीं बना सकती। मतलब क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि कहां आप अपनी पावर लगा सकते हो, कहां आप अपनी पावर को दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से बिल्कुल आजाद होकर के कार्य करने में सक्षम बनाता है। सक्षम का मतलब है कैपेबल बनाता है कि भैया आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार कोई भी ऐसा काम ना करे जो कि राज्य सरकार के कामों को रोके, और राज्य सरकार कोई भी ऐसा काम ना करे जो कि केंद्र सरकार के कामों को रोके। मतलब दोनों को अपने अपने काम पे ध्यान देना है, एक दूसरे के काम पे ध्यान नहीं देना। ऐसा ही आप लोगों को करना, आपको अपनी पढ़ाई में ध्यान देना है। दूसरे नहीं, यार ये तो पढ़ी नहीं यार, इसको मैं बोलूं नहीं। आप दूसरों को ज्ञान ना दे, खुद पे ध्यान दें। ओके। अब संघीय व्यवस्था में स्तर कितने लेवल होंगे? हमने बात करी सरकार के विभिन्न स्तर, तो कितने स्तर होने चाहिए संघीय व्यवस्था में? तो देखिए जनरली दो होते हैं। एक होता है केंद्र सरकार, या दूसरा जिसे हम राज्य या प्रांतीय सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार का मतलब है एक ऐसी सरकार बने जो पूरे देश के लिए होती है और जिसके जिम्मे में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। एक ऐसी सरकार बनाओ, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाओ जिसपे जो जिम्मेदारी हो वो किसकी हो? पूरे देश की हो। एक राज्य की, एक एरिया की नहीं, पूरे देश की हो। और उसके जिम्मे मतलब उसकी जिम्मेदारी कौन से मुद्दों पर होगी? जो राष्ट्रीय महत्व के होंगे, जो नेशनल इंपोर्टेंस के मुद्दे हैं, जैसे कि डिफेंस। अब डिफेंस पर पाकिस्तान हम पर गोलियां चला रहे हैं, तो मोदी जी क्या राजस्थान में जाकर के मुख्यमंत्री से पूछेंगे गोलियां चला दूं? यूपी में जाकर के मुख्यमंत्री से पूछेंगे गोलियां चलाऊं या नहीं चलाऊं? नहीं, केंद्र सरकार के पास है, ठोक दो ठोक दो पाकिस्तान को। बिल्कुल ही केंद्र सरकार की पूरी पूरी छूट है। कहीं से भी अटैक हो रहा, केंद्र सरकार। नोट बंद करने थे, गए थोड़ी तमिलनाडु में पूछने नोट बंद करूं या नहीं करूं, केंद्र सरकार के पास, कर दो, चेंज करने था। बैंकिंग का पूरा सिस्टम किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। जो ऐसे मुद्दे जो नेशनल इंपोर्टेंस के लिए, जो देश के लिए जरूरी है, वो सारे के सारे मुद्दे किसको सौंपे गए हैं? केंद्र सरकार को सौंपे गए। फिर राज्य सरकारों को क्या दिया गया? राज्य शासन की दैनिक कामकाज को देखती है। जो राज्य सरकार क्या करेंगे? जो राज्य के जो दैनिक कामकाज होते हैं, बहुत से ऐसे काम है जो राज्य के लिए ही है। कृषि का मामला राज्य के पास है। अब सवाल ये उठेगा कि सर आपने कृषि का उदाहरण तो यहाँ पे बता रहे हो राज्य के पास है, परंतु जब 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 हमें याद आ रहा है कि 1 साल तक किसान सड़कों पे बैठे थे सर, वो मोदी जी का विरोध कर रहे थे, मोदी जी तो प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री तो सब केंद्र सरकार का होता है सर, तो ये कृषि का मुद्दा तो सर केंद्र सरकार का है। आपने गलत पढ़ाया सर, आपने गलत पढ़ाया। नहीं सर, गलत पढ़ाया, ऐसे बोलोगे नहीं। बात सुनिए एक्चुअल में है क्या, ठीक है। कृषि को लेकर के है ना, मुख्यतः ये जो मुद्दा है वो राज्य सरकार का है, परंतु उसमें कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे क्लोज हैं जो केंद्र सरकार को सौंपे गए। उन्हीं क्लोजों के रिगार्डिंग उस समय कानून केंद्र सरकार ने बनाया था, ठीक है ना। तो कभी भी पूछ लिया जाए ना कि अगर कृषि किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। पुलिस किसकी होगी? राज्य की होगी। केंद्र की नहीं होगी, किसकी होगी? राज्य की होगी। वो राज्य अपने अंडर में चलाएगा। नोट, सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकार अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती है। तो जो दोनों स्तर की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये दोनों बिल्कुल स्वतंत्र होकर के, आजाद होकर के अपने अपने स्तर पर काम करती है। अब एक तरफ संघवाद है, जहां पर क्या होगा कि एक तरफ तो क्या है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के काम करें, अपने अपने क्षेत्र में काम करें। एक व्यवस्था इसकी उल्टी है, जिसमें क्या एकात्मक शासन व्यवस्था। नाम से पता चल रहा एकात्मक, जहां पर एक ही हो, मतलब एक ही सरकार हो, वही पूरे देश को कंट्रोल करती है, उसको क्या कहेंगे? एकात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती है। अब एक ही स्तर होगा, और एक स्तर वो कौन सा होगा बच्चों? केंद्र सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। अब या तो केंद्र सरकार होगी और बाकी जितनी भी इकाइयां वो उसके अधीन होगी, और हो सकता है वहां पर भी राज्य हों, वहां पर भी राज्य की सरकारें हों, पर वो राज्य की सरकारें सारे के सारे जो काम करेगी वो केंद्र सरकार के अनुसार करेगी। जैसे जैसे केंद्र सरकार कहेंगी वैसे वैसे ही वो करेंगी। मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर जो है, शक्तियों का जो विभाजन है वो नहीं है, वो एब्सेंट है। शक्तियों का विभाजन करा ही नहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच।
अब एकात्मक शासन व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। चलिए अब आपसे पूछ लिया गया कि दोनों में कंपैरिजन करके बताओ कि संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। अपन और भी कंपैरिजन बताएंगे। अभी तो मैं आप लोगों को क्या है, जो बेस आप लोग 10th में पढ़ करके आए हो वो थोड़ा सा तैयार करवा रहा हूं। अभी तो चैप्टर के तो जो ड्राइव मारेंगे ना, खेलेंगे मैच, वो तो अभी बाकी बचा। अभी और कुछ भी जानेंगे इसमें। 2 या 2 से अधिक स्तर संघीय शासन व्यवस्था में दो तो जनरली होंगे ही होंगे, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। 2 से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे कि स्थानीय सरकारें बनेंगी। एकात्मक में सिर्फ और सिर्फ केंद्र स्तर, मतलब केंद्र सरकार ही होगी। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। यहां पर जहां जहां पर संघीय शासन व्यवस्था है, जैसे कि अमेरिका हो गया, वहां पर केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। केंद्र सरकार ये नहीं बोलेगी ये करो, नहीं, रिक्वेस्ट कर सकती, कर लो प्लीज प्लीज कर लो, ठीक है। परंतु यहां पर केंद्रीय सरकारें प्रांतीय और स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, देगी भी, और राज्य सरकारों को, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों को वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि हेडक्वार्टर से फोन आया। शक्तियों का विभाजन होगा, बिल्कुल हो रखा है, और यहां पर शक्तियां अविभाजित होती है, मतलब बांटी नहीं गई। सारी की सारी शक्तियां, पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। यहां पर दोहरी नागरिकता होती है, यहां पर एक हरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता का मतलब, जैसे मैंने आपको अमेरिका में बताया, एक तो आपको देश की नागरिकता लेनी पड़ेगी कि आई एम द सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और एक आपको राज्य की नागरिकता लेनी पड़ेगी, आई एम द सिटीजन ऑफ द टेक्सास एंड द व्हाटएवर, जो जो वहां के राज्य हैं उन राज्यों का। मतलब एक नागरिकता आप राज्य की ले रहे हैं और एक आप देश की ले रहे हैं। जैसा कि मान लीजिए कि अगर अमेरिका वाली व्यवस्था भारत में होती, तो जैसे हम कहते हैं कि मैं यूपी का नागरिक हूं, एक तो आपको यूपी की नागरिकता और एक आपको भारत की नागरिकता लेनी पड़ती है, मतलब एक देश की और एक राज्य की नागरिकता आपको लेनी पड़ती है। परंतु जहां जहां एकात्मक शासन व्यवस्था होती है, वहां पर एक हरी नागरिकता ही होती है, मतलब आपको एक ही नागरिकता लेनी है, और वो एक नागरिकता कहां की लेंगे? आप देश की लेंगे, कि मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे राज्यों से कोई मतलब नहीं है। ओके, चलिए अब यहां से थोड़ा सा इमेज देख लेते हैं। इनको तो आप जानती हो, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल ऐसे, मतलब मुझे चाहे कुछ ही बोलो, ये व्यक्ति का चेहरा बहुत बढ़िया लगता है, सच में बहुत बढ़िया चेहरा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो ये व्यक्ति कह रहा है सिर्फ और सिर्फ मैं ही बाहुबली हूं, अपन किसी की नहीं सुनेगा भाई, ठीक है ना, और कोई कुछ बोल भी मत देना ठीक है ना, बोल दिया ना तो देख लेना, वापस नजर नहीं आओगे। और ये है भैया अमेरिका। अब अमेरिका में ये बैठे हैं जो बाइडेन साहब, और ये जो राज्य के गवर्नर्स जो हैं उनसे मीटिंग ले रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, कि तुम मुझे छोड़ करके मत जाना, ठीक है ना, छोड़ के मत जाना, नहीं तो मेरा क्या होगा, ठीक है ना। और कल को ऐसा ना हो ये अमेरिका के 1-2 राज्य के ऐसे बोल दे कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, मतलब हम तो जाएंगे, जो जाएंगे संघ को भी तोड़ के जाएंगे ठीक है ना, ऐसा ना हो। पर ये अभी हम साथ साथ हैं, तो जो बाइडेन साहब कह रहे हैं हम साथ साथ, और साथ साथ ही रहना, सबको साथ साथ ही रहना चाहिए। और भारत तो वो भूमि है जो कहती है वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व ही क्या है? परिवार है, हम सब एक ही हैं, और हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, तो हम सब एक ही हैं, और हम सबको साथ साथ ही रहना चाहिए। सवाल आया है दिमाग में कि सर ये तो समझ में आ गया कि संघवाद क्या होता है, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, ये भी समझ में आ गया एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है, वेरी गुड सर, वेरी गुड। पर अभी तक सर दिमाग में एक कंफ्यूजन है सर, वो ये है सर, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? संघीय 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 सर संघीय तो है, पर सर ये फिर एक ही नागरिकता, भारत में तो एक ही नागरिकता लेते हैं अपन, ये तो एकात्मक का गुण है सर, ये तो एकात्मक का गुण है सर। तो फिर भारत संघीय हुआ या एकात्मक हुआ? डाउट है डाउट? चलो तो आगे देखते हैं क्या डाउट है। भारतीय संविधान में दोनों शासन व्यवस्थाओं, एकात्मक शासन व संघीय, दोनों का सम्मिश्रण। भारतीय संविधान की सबसे अच्छी जो बात है ना वो यही है, भारत के संविधान ने पूरी दुनिया की जो अच्छाइयां है ना वो संविधान में डाली है, और जितनी भी बुराइयां उनको दूर छोड़ दिया, ठीक है। अब अमेरिका वाला अगर आप देखें तो अमेरिका में राज्यों को बहुत छूट दी गई, ये तो गलत बात है, बहुत ही गलत बात है, ये तो कभी भी अलग हो जाएंगे, भाग जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं करना। और दूसरी तरफ अगर एकात्मक में अगर अपन लोग देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि राज्यों के पास बहुत कम पावर है। कल को हो सकता है कि वो परेशान हो जाए, इतने दबाव और इतना आंदोलन करने लग जाए कि नहीं हमें तो पार्टीशन कर दो, अलग हो जाए। तो संघीय की बुराई को भी क्या करा? फुटबॉल की तरह लात मार दी, और एकात्मक की बुराई को भी हमने फुटबॉल की तरह लात मार दी। हमने दोनों की अच्छाइयों का सम्मिश्रण भारत के संविधान में डाल लिया। अब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो भारत के संविधान में दोनों व्यवस्थाओं से ली गई है? संघीय व्यवस्थाओं से हमने क्या क्या लिया पहले वो देख दो। सबसे पहले शक्तियों का विभाजन। भारत के संविधान ने भी क्या करा है, जैसे संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होता है, भारत के संविधान ने भी करा है कि केंद्र सरकार के पास
और राज्य सरकार के पास शक्तियां हैं। राज्य केंद्र सरकार क्या काम करेगा ये संघ सूची में लिखा है, जो यूनियन लिस्ट है उसमें डाला गया, और राज्य सरकार क्या काम करेगी वो राज्य सूची में लिखा गया। तो शक्तियों का विभाजन करा हम लोगों ने। दूसरा, संविधान को सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भारत का संविधान। भाई विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये तीनों देश को चला रही हैं, पर इन तीनों के क्या है? ये तीनों पिलर है, स्तंभ है, तो इनकी छत क्या है? भारत का संविधान। संविधान सबसे सुप्रीम है। किसी भी चीज का अगर आधार बनेगा तो देश का संविधान ही बनेगा कि हाँ भाई संविधान में क्या लिखा। ये तो आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो, सब कुछ आपको पता चल गया। और मैंने तो आपको क्या बताया था जब मैंने पहला लेक्चर लिया, संविधान, विधान मतलब कानून, और स का मैंने क्या बताया था? सर्वोच्च कानून। देश का सबसे ऊंचा कानून जो है उसी को संविधान कहते हैं। फिर तीसरी बात, स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है जहां जहां संघीय शासन व्यवस्था होती है। भारत में भी है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में, बिल्कुल आजाद है न्यायपालिका। कैसे है? तो न्यायपालिका का तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया बच्चों अपन लोगों ने, ठीक है ना यार। मैं सच में ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा मानता हूं, जब मैंने तो खुद ने 11th-12th कॉमर्स से पढ़ी, और जब मैंने कॉलेज में आकर करके मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, मुझे सच में बहुत कुछ जानने को मिला और जो बहुत अच्छा महसूस हुआ। जब मैंने 11th-12th की बुक्स को पढ़ा बहुत मजा आया। आप लोग मुझे बताना आज कमेंट बॉक्स में, आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? सच में आपको काफी ऐसी चीजें जानने को मिल रही है जो आपने पहले नहीं जानी हुई थी। प्लीज आज जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताना। अब हम बात करते हैं एकात्मक में से हम लोगों ने क्या क्या गुण लिया। हमने लिया एक हरी शासन नागरिकता। अब एक हरी नागरिकता तो एकात्मक में होता है, पर हम लोगों ने इसको अपनाया क्योंकि भारत के संविधान निर्माताओं का कहना है कि भारत ऐसे अलग अलग यूनिट्स आकर के मिली नहीं है। भारत तो ऑलरेडी एक है, एक था, एक है और एक ही रहेगा भारत। ये तो हमने राज्य तो प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बनाया है, तो नागरिकता एक, इसलिए हमें जो नागरिकता मिलती है वो भारत की नागरिकता मिलती है। हमें राज्य से कोई वो नहीं है कि मैं राजस्थान का, मैं यूपी का, मैं नहीं। और ये क्यों करा गया कि हम सब में क्या हो कि चाहे हमारा कल्चर अलग हो, हमारे रीजन्स अलग हो, एरिया अलग हो, पर हम सब जो यूनाइट हो जाए वो एक नाम पर हो जाए, भारत के नाम पे। नागरिकता में कोई भेद नहीं, कहां के हो आप, सिर्फ और सिर्फ भारतीय कहलाओगे। ओके। दूसरा, केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान। ओके। अब जहां जहां पर संघीय शासन व्यवस्था होती है वहां पर केंद्र का संविधान अलग होता है, जैसे कि अमेरिका में एक देश का संविधान है और राज्यों का सबका अपना अपना अलग अलग संविधान है। पर जहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पर क्या होता है? केंद्र और राज्यों का एक ही संविधान होता है। तो भारत में भी एक ही संविधान है, भारत का संविधान। उसी में केंद्र सरकार के प्रावधान लिखे हुए हैं, उसी में राज्य सरकार के प्रावधान लिखे हुए हैं, उसी में केंद्र के लिए भी प्रावधान लिखे हुए हैं, देश के लिए प्रावधान लिखे हुए हैं, और उसमें राज्य के लिए भी प्रावधान लिखे हुए हैं। तीसरा, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। अब मैंने आपको ये बात जब स्टार्टिंग में कहा तो मैंने कहा कि जो 7 आकर संघ है ना वहां पर राज्य थोड़े से मजबूत होते हैं अमेरिका वाले केस में, और जब 7 लेकर संघ, भारत 7 लेकर वाले संघ में, वहां पर थोड़ा सा केंद्र मजबूत होता है। अब आप ये बोलोगे कि सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में मजबूत है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में मजबूत है तो फिर तो सर ये एकात्मक ही हो गया, फिर तो संघीय शासन कहना ही नहीं चाहिए। क्योंकि देखो जहां पर एकात्मक है ना बेटा, वहां पर केंद्र सरकार बहुत ज्यादा पावरफुल है, परंतु भारत में बहुत ज्यादा नहीं, पावरफुल है। इतना नहीं कि राज्य सरकारों को बिल्कुल ही अनदेखा कर दे, उनकी बिल्कुल ही पावर नहीं। राज्य सरकारों को भी भारत के संविधान ने बहुत पावर दी। थोड़ा सा जो ताकतवर बनाया वो केंद्र सरकार को बनाया। अब आपके दिमाग में सवाल ये आता होगा कि केंद्र सरकार को इतना ताकतवर क्यों बनाया गया, क्यों पावरफुल हमने केंद्र सरकार को बनाया, और किन किन प्रावधानों पे, किन किन स्थितियों पे हमने बनाया। तो देखो मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो हो सकता आप नहीं मानो, यार मनीष सर तो टीचर ही, तो टीचर तो बहुत है इनकी बोलने की, पर अपन उन लोगों की बात मानेंगे जो खुद संविधान सभा में बैठे होते हैं। हम उनकी बात का जिक्र करेंगे जो क्या है कि खुद ने बताया है, रीजंस दिए हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं विद्वानों के विचार, और विद्वानों के विचार में हम बात करेंगे के.एम. मुंशी जी की। के.एम. मुंशी जी क्या कहते हैं कि जब पूछा गया कि केंद्र सरकार को आप ज्यादा शक्तियां क्यों दे रहे हैं, ज्यादा ताकत क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तथ्य यह है कि भारत के महान दिन वे थे जबकि देश में शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति थी, और सबसे बुरे दिन वे थे जब केंद्र को प्रांतों की शक्ति द्वारा कमजोर किया जा रहा था और उसकी अवज्ञा हो रही थी। इसका नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं। ये कह रहे हैं कि जब भारत पर एक शासक राज कर रहा था तो वो पूरे भारत को यूनाइट करके रखता था। आप देखो मौर्यन एम्पायर, पूरे भारत को एक कर लिया, जो अखंड भारत हम लोग कहते हैं, बिल्कुल दूर तक फैला था, पूरा एक था, यूनाइट था।
पर जब क्या हुआ कि हम अलग अलग राज्यों में बट गए, ये इतना सा पार्ट मेरा, ये मेरा इतना सा, ये इतना सा पार्ट पे इस राजा का राज चलेगा, ये मेरा मेरा मेरा, और हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हराने में, लड़ने में लग गए। तो बाहर से दूसरे जो आक्रमणी हैं वो आ करके हमारे यहाँ पर घुस गए, एंटर हो गए, ब्रिटिशर्स घुस गए, पुर्तगाली घुस गए, क्योंकि हम तो खुद लड़ रहे थे एंटर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब राज्यों में, अलग अलग राज्यों के पास ज्यादा ताकत आई तो देश में क्या हुआ, आक्रमणी बढ़े हैं, ये बात के मुंशी जी कह रहे हैं। पर जब केंद्र मजबूत था तब कोई एंट्री नहीं ले पाया, इसलिए हमने केंद्र सरकार को मजबूत, थोड़ा सा पावरफुल बनाया। ओके, और देखिए कि किन किन केसेस पे आप कह सकते हो कि केंद्र सरकार पावरफुल है। जैसा कि पहला मैं आपको बताता हूं कि हम 3 सूचियों की चर्चा करेंगे। 3 सूची में सबसे पहले संघ सूची। संघ सूची में कौन कानून बना सकता है, केंद्र सरकार, मैं के लिख देता हूं, ठीक है। राज्य सूची में कौन कानून बना सकता है बच्चों, राज्य सरकार। समवर्ती सूची होगी, समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी बना सकता है, राज्य सरकार भी बना सकती है। परंतु अगर दोनों के बीच में किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो हम किसका कानून मानेंगे, केंद्र सरकार का हम लोग कानून मानेंगे। अब जो तीनों में ही नहीं आए, जो तीनों में नहीं आए उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवशिष्ट कहते हैं, जो बाकी रह गया है। अब उस पर कानून बनाने का किसके पास है, केंद्र सरकार। तो 4 में से 3 जगह तो केंद्र सरकार का ही राज है। ओके, उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि यूनियन टेरिटरी, यहां पे किसका राज चलता है, वो किसके अधीन होती है, केंद्र द्वारा शासन करने वाला प्रदेश, केंद्र द्वारा शासन करने वाला इलाका, वहां पे किसका होगा, केंद्र सरकार। देश में आपातकाल कौन घोषित कर सकता है बच्चों, केंद्र सरकार, ठीक है। देश में आपातकाल कौन घोषित करेगा, केंद्र सरकार। तो देश में न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करेगा, केंद्रीय कार्यपालिका। तो केंद्र सरकार को हमने बहुत ज्यादा, तो काफी हद तक पावरफुल बनाया, और उसका कारण जो है वो के मुंशी जी ने बता दिया। परंतु अभी तक भी सर कंफ्यूजन तो है कि हम है क्या, एक्चुअल में हम है क्या, कि भैया हम संघीय है, हम एकात्मक हैं, क्या है। तो एक केसी वियर है, ठीक है, बाहर के बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, ये संविधानवादी थे, संविधान के ऊपर ज्ञान देते थे कि ये ऐसा वो ऐसा। तो इन्होंने भारत के लिए कहा कि एक अर्ध संघीय देश है। अर्ध संघीय का मतलब कहा गया क्वासी फेडरल है। मतलब इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया कि एकात्मक की तरफ, जब भी आपसे पूछा जाए अर्ध संघीय क्या होता है, कि एकात्मक की तरफ ज्यादा झुकाव हो और संघीय की तरफ कम झुकाव, उसको क्या कहा जाता है, अर्ध संघीय कहा जाता है। मतलब आधा संघीय है, पूरा संघवादी देश नहीं है, आधा संघीय देश। परंतु बाहर का व्यक्ति, तो अपन बाहर के व्यक्ति की क्यों बात माने, अपन बात मानेंगे देश के व्यक्ति की। और देश में संविधान का निर्माण करा संविधान सभा में, और संविधान सभा में सबसे जो ज्ञानी पुरुष थे वो थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि संघवाद का मुख्य गुण संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और कार्यपालिक शक्तियों के विभाजन में निहित होता है। हमारे संविधान ने इस सिद्धांत को अपनाया गया, अतः यह कथन असत्य है कि राज्यों को केंद्र के अधीन रखा गया। तो बिल्कुल क्लियर कर दिया। इन्होंने कहा कि संघवाद का जो सबसे मुख्य जो आधार है वो क्या है, शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन कर देना, वो भारत के संविधान ने अपनाया है। तो जितने भी लोग ये कहते हैं कि हमने राज्यों को केंद्र के अधीन रखा है, बिल्कुल गलत बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है शक्तियों का विभाजन, और शक्तियों का विभाजन भारत के संविधान ने करा है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं। इसलिए हम भारत को एक संघीय देश मानते हैं। अगर कभी आपसे एक शब्द में पूछा जाए कि भारत कौन सा देश है, तो आप कहेंगे भारत संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है, भारत संघवाद है। परंतु जब आपसे कोई विस्तार से और विस्तृत में चर्चा करता हो तो आज के जितना भी लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा है वो आप सब कुछ बता दीजिएगा, आप विद्वानों के विचार रख दीजिएगा कि ये कारण, इस कारण हम लोग संघवाद का देश, इसको संघीय शासन व्यवस्था वाला देश मानते हैं। और नोट लिख दीजिएगा कि अतः भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। तो भारत क्या है, संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अपन ने जान लिया कि संघवाद क्या होता है क्या नहीं। अब आगे जो लेक्चर, ये आपका जो बेस था, जो आधार था, वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। और बाकी बताइएगा कैसा लगा ये लेक्चर। काफी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हुई, कैसा लगा, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।